गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स में। इस सेशन में हम पूरे दिन का करंट अफेयर्स कवर करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट खबरें जो एग्जाम में आ सकती हैं, चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे कुछ भी देते हो या आप स्टेट पीसीएस, सिविल सर्विसेज कुछ भी आप देते हो, दिस सेशन इज फॉर यू। ये आपके लिए है और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है। और ये डेली सुबह 7 बजे आता है। डू सब्सक्राइब, क्योंकि इसको मिस मत करिएगा। इसको चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये आप डेली देख पाए। जब भी ये वीडियो आए सुबह डेली 7 बजे आपको टन से आपको घंटी बज जाए फोन की कि ये वीडियो आ गया है। 10 मिनट में पूरे दिन का करंट अफेयर तैयार। आइए शुरू करते हैं। तो हाँ, ऑल्सो ये करंट अफेयर्स की बुक्स जो हैं, ईयरली मैगजीन, ये लॉन्च हो चुकी है। इसकी प्री बुकिंग लैब की ऐप के ऊपर और लैब की जो वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप कर सकते हैं बुक्स के सेक्शन में जाकर के। ठीक, ये भी और साथ ही ये पूरे जीएस किट जो है, जो आप बहुत टाइम से मांग रहे थे हमसे, ये भी चीज आ चुकी है। ठीक, आइए देखिए, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन CR450 अनवील हो चुकी है। चीन ने अब दुनिया की सबसे तेज, बहुत ही तेज रफ्तार ट्रेन इसको लॉन्च कर दिया। इसका नाम है CR450 और इसका ये है बेसिकली एक कंसेप्ट, ये इसका प्रोटोटाइप इन्होंने बना दिया है और ये ट्रेन 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलेगी। अब ये इनका खुद का प्रोटोटाइप जो है वो CR350 जो कि चलता है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के ऊपर चलता है, उससे भी तेज है। मतलब अपनी पुरानी, अभी तक भी वर्ल्ड रिकॉर्ड चीन के ही पास था फास्टेस्ट ट्रेन चलाने का, और आगे भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो फिर चीन ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और इस स्पीड के ऊपर वो ट्रेन को ऑपरेट करने जा रहे हैं। इन्होंने एक प्रोटोटाइप ट्रेन बना ली है, उसको रन करेंगे थोड़े टाइम तक, 6 महीने तक सक्सेसफुल रहता है, वो तुरंत इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना शुरू कर देंगे। 450 किलोमीटर पर आवर। और सुनिएगा, ये एक मालगाड़ी वाली ट्रेन है, माने ये एक मालवाहक ट्रेन है। तो ये सोचिए फ्राइट कितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है, किस लेवल पे चीन काम कर रहा है, इससे हमें ये समझ में आ जाता है। इनफैक्ट एक और ट्रेन ने एक प्रोटोटाइप बनाया था मैग्लेव ट्रेन का। वो ट्रेन की रफ्तार मैग्नेटिक लीविएशन टेक्नोलॉजी पे चलती थी। उसकी रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे है, माने जम्मू से कन्याकुमारी की दूरी आप सिर्फ 3 घंटे में कवर कर लेंगे। इतनी तेज रफ्तार में वो ट्रेन चलती है, लेकिन वो अभी प्रोटोटाइप में है, वो अभी कमर्शियलाइजेशन उसका अभी नहीं शुरू हुआ है। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, तो ये तो खैर अचीव्ड रफ्तार है इनकी 450 किलोमीटर पर आवर। और CR450 हाईएस्ट ट्रेन स्पीड जो कि कमर्शियल में इस्तेमाल होनी है, CR450 ये अनवील कर दी है इन्होंने। आइए, इसके पहले भी इन्हीं का रिकॉर्ड था CR400 जो कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलती थी, बट इस बार तो इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज देख रहे हैं, हमारे देश का पहला ग्लास ब्रिज बन गया है। ये कहां बना है? ये कन्याकुमारी में बना है और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन साहब ने इसका अनावरण किया। तो ये क्या है, देखिए ये क्या करता है। ये 77 मीटर ऊंचा पुल है। ये एक समुद्र के ऊपर बना हुआ है, आप देख रहे हैं। 77 मीटर ऊंचा है ये, 77 मीटर लंबा है ये। तो ये इधर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल और इधर है थिरुवल्लुवर का स्टैचू। थिरुवल्लुवर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि थिरुवल्लुवर एक तमिल सेंट माने जाते हैं जिन्होंने तमिल ग्रामर और तमिल साहित्य में उनकी रचनाएं आज भी पढ़ी जाती हैं और वो बेस मानी जाती हैं तमिल ग्रामर का। तो उनका नाम है थिरुवल्लुवर और उन्होंने जो लिखा था टेक्स्ट, उसका नाम क्या है? थिरुक्कुरल। तो थिरुक्कुरल उन्होंने लिखा है, ये हम आपको पढ़ाते भी हैं, हिस्ट्री में हम आपको ये पढ़ाते हैं। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल से थिरुवल्लुवर के स्टैचू तक की ये अब सीधे लोग डायरेक्टली ही जा सकते हैं। पहले उनको उतर करके फिर ऐसा घूम करके आना पड़ता था यहाँ पर। तो ये ग्लास ब्रिज, और ये भारत का पहला ग्लास ब्रिज है, माने पूरा शीशे का बना हुआ है, शीशे के ऊपर आप ऐसे चल के जाते हैं आप। आइएगा, तो ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन साहब इन्होंने इनॉग्रेट करा है। कन्याकुमारी में है, 77 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है ये। थिरुवल्लुवर का जो स्टैचू है, इन्होंने लिखा था क्या? थिरुक्कुरल, वहां से लेके विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक की। आइए फिर देख रहे हैं, एयरलाइंस को बोल दिया गया है, नया रूल आ गया है कि आपको फॉरेन पैसेंजर्स का डेटा कस्टम्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि होता क्या है, क्यों ऐसा देना पड़ता है, ये समझिए। होता यह है कि हमारे, अगर आप भारत में कोई भी सामान आप एक पर्सनल कंजम्पशन से ज्यादा की आप लेके आ रहे हो, आप बेचने के लिए लेके आ रहे हो, तो वो कानूनी तौर पर जुर्म है, क्योंकि उसके लिए आपको कायदे से टैक्स देना चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अब हमें पता है कि आईफोन्स जो हैं वो दुबई में सस्ते मिलते हैं। अब आपने पता चला आपने अपने बैग में 50 आईफोन भर लिए और आप दुबई गए और दुबई से आप 50 आईफोन लेकर के आ गए और एक्चुअल में सस्ते मिलते हैं। मैं आपको एक बहुत पर्सनल बता देता हूं। तो मैंने यहां पर जो फोन 1.5 लाख का मिल रहा था, वो फोन वहां 1 लाख का मिल रहा था। एंड इनफैक्ट जो अभी भी मैं फोन यूज कर रहा हूं, इसकी भी मैं बता देता हूं, पर्सनल यूज के लिए आप ले सकते हैं वहां पर। तो ये जो फोन है, तो ये फोन
मुझे वहां पर पड़ा था 70,000 का, जबकि यही फोन भारत में 1,10,000 का था। मुझे भी लगता था नहीं, ऐसा नहीं है कि दुबई में कोई ऐसा बहुत सस्ता नहीं पड़ता है, बट व्हेन आई गॉट टू नो कि 1,05,000 का, उस समय 1,05,000 का भारत में था S23 अल्ट्रा, और यही फोन 72,000 का मुझे वहां पड़ा था। उसमें भी जो वो वैट लेते हैं 5% का, दुबई एयरपोर्ट पे आप जाइए और वो आप उनको एक कार्ड देते हैं, आप कार्ड दिखा दीजिए तो वो आपका वैट का पैसा वापस कर देते हैं। यानी जो मुझे 74,000 का पड़ा था उसमें भी उन्होंने 3-3,500 रुपए मुझे वापस कर दिए। 71,000 का मेरे को ये फोन पड़ा था। यानी आप सोचिए, एक फोन पे, सिर्फ एक फोन पे अगर 30,000 रुपए अगर बचते हैं तो मान लीजिए 30 से 35,000 रुपए। अब मान लीजिए अगर वही फोन मैं ऐसे 10 फोन, यहां 50 फोन लेके आ जाऊं तो मतलब 15 लाख महीने का बिजनेस कर सकता हूं मैं। 50 फोन खाली मुझे बेचने हैं, 15 लाख महीने का प्रॉफिट मैं कमा सकता हूं। लेकिन ये इलीगल रास्ता हो जाएगा, क्योंकि मैंने कस्टम्स ड्यूटी पे नहीं करी, सरकार को कोई टैक्स नहीं पे किया, तो इसलिए ये इलीगल रास्ता हो जाएगा। तो इसीलिए होता ये है, कई लोग क्या करते हैं लेकिन इस इलीगल रास्ते को अपनाते हैं। वो सोना ले आएंगे, सोने को रखते क्या है, कई बार तो लोग पेट में खा लेते हैं सोने को। उसके बाद क्या करते हैं, कई लोग अपने स्किन के अंदर सिल लेते हैं, मतलब एक सॉकेट बनाया उसमें चीजें रख ली, और कई बार बैग में छुपा के लाते हैं। तो इसीलिए कस्टम्स डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी निकाली है कि अब से क्या होगा, एक ये एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम आ रहा है, 2025 से आ गया है ये, और 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा हेवीली। और हर एयरलाइन को अगर कोई भी इनकमिंग पैसेंजर है या आउटगोइंग पैसेंजर है तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उसको देनी पड़ेगी कि वो, उनका पीएनआर नंबर क्या है, उनका टिकट नंबर क्या है, उनका किस रूट से वो आ रहे हैं, किस रूट से जा रहे हैं, ताकि कस्टम्स डिपार्टमेंट इस डेटा को फीड कर देगा सिस्टम में। सिस्टम उन्हें बता देगा कि ये आदमी, एडवांस सिस्टम है काफी, वो ये आदमी की स्क्रीनिंग काफी अच्छे से करो, हो सकता है ये सामान पार कर रहा हो। वो बता देगा क्या इसका कई बार आना जाना रहता है, तो इस तरीके, क्या कई बार ये दुबई आता जाता है, या फिर कई बार ये फलानी ऐसी कंट्री से आता जाता है जहां से तस्करी होती है इस तरह के सामान की। तो ये सब उनको सिस्टम बता देगा और वो उसकी गहन तरीके से उसके सामान की जांच और इंसान की जांच करेंगे। तो ये है कस्टम्स डिपार्टमेंट का ये नया सिस्टम आ रहा है, जिसको बोल रहे हैं क्या, एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, एपीआईएस सिस्टम। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा भारत में। आइए, तो अब आप भी जब कहीं घूमने जाएंगे ना, और इस समय वैसे भी देखिए, आपने सुना होगा कि बहुत सारे पैसेंजर्स इस समय घूमने जा रहे हैं इंडिया से। बहुत सारे लोग ये थाईलैंड जाते हैं, बाली इंडोनेशिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, और इनफैक्ट इंडियन टूरिज्म भी सफर कर रहा है इधर। आपने 2-3 दिन में तो बहुत रिपोर्ट देखी होंगी, गोवा तक खाली पड़ा हुआ था न्यू ईयर पे। बहुत ही कम लोग अब गोवा जा रहे हैं, और सही बात भी है। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, अगर आप दिल्ली से गोवा जाएं, लखनऊ से गोवा जाएं, तो आपको जो टिकट पड़ेगा गोवा जाने का, नेशनल एक्चुअल में फ्लाइट्स महंगी हो चुकी हैं, आपको गोवा जाने का पड़ेगा लगभग 7-8 हज़ार का। और अब कुछ नहीं, आप सिर्फ 11,000 रुपए में, 10 से 11,000 से लेकर के 14,000 रुपए तक की, आप थाईलैंड जा सकते हैं 11,000 रुपए में, आप वियतनाम जा सकते हैं 17,000 रुपए में। इतना इजी है, मतलब 10,000 रुपए लोग सोच रहे हैं लोकल में 10,000 रुपए देने से अच्छा ये है कि हम भाई 14,000 रुपए देकर के एक नाम भी हो जाएगा कि हम भाई फॉरेन घूम के आ गए। तो इसलिए लोग बहुत जा रहे हैं इस समय बाहर, और प्लस चीजें भी अच्छी हैं, फैसिलिटी काफी अच्छी है। आइए, फिर छाया एमवी विंस द टाइटल ऑफ स्पेल मास्टर ऑफ इंडिया। अब ये क्या कहानी है, देखिए एसबीआई लाइफ ने एक नेशनल स्पेल बी कंपटीशन, जैसे आप यूएस में देखते थे ना, नेशनल स्पेल बी कंपटीशन होता था, इनफैक्ट वहां वर्ल्ड लेवल पे होता था, वहीं से ये कंसेप्ट आया है नेशनल स्पेल बी का। तो अभी बैंगलोर की ये है छाया एमवी, इन्होंने जीत लिया है ये टाइटल, एंड इसका स्पॉन्सर कौन था, एसबीआई लाइफ। तो इनको अब 1 लाख रुपए मिलेंगे, और ये अच्छा, मतलब ये एक बड़ा पुरस्कार रहता है स्पेल बी का। इसमें होता यह है कि आपको एक डिफिकल्ट सी स्पेलिंग दी जाएगी और आपको उसको डिकोड करना है। ये होता है स्पेल बी कंपटीशन, देखिएगा। तो और इसका थीम क्या था, बी स्पेल बाउंड। आगे बढ़ते हैं, छाया एमवी को बहुत बहुत बधाई, और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा, जसप्रीत बुमराह और नीतीश रेड्डी, इनका नाम एमसीजी के स्टेडियम बोर्ड में आ चुका है। ये क्या है, देखिए मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस क्रिकेट ग्राउंड्स में से एक है दुनिया के। तो यहाँ पर क्या है, ये मेनली टेस्ट क्रिकेट के लिए ही जाना जाता है। यहाँ का जो ये है ना, ये वाला आपका बोर्ड, ये देखिए लिखा हुआ है नीतीश रेड्डी 2024 नीतीश रेड्डी, इधर यहाँ लिखा रहेगा इनका नाम जसप्रीत बुमराह। तो कहानी क्या होती है, ये बहुत, इस पे नाम आने का मतलब है बहुत बड़ी रिस्पेक्ट आपको मिली है। क्यों मिली है ये समझिएगा। एक तो जसप्रीत बुमराह ने क्या किया, ये किनको दिया जाता है, अगर कोई टेस्ट क्रिकेट सबसे डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट माना जाता है, आपको ये भी बता दूं, मतलब सबसे एलीट फॉर्म ऑफ क्रिकेट मानते हैं टेस्ट क्रिकेट को। तो अगर कोई टेस्ट क्रिकेट में अगर सेंचुरी जड़ दे वहीं पर, तो फिर उसको दिया जाता है, उसका नाम लिखा जाता है यहाँ पर। या फिर अगर कोई बॉलर जो है, जैसे जसप्रीत बुमराह हो गए, अब इन्होंने अगर कोई एक ही टेस्ट मैच में, यानी एक ही इनिंग में अगर 5 विकेट ले ले, या फिर बहुत ही रेयर 10 विकेट ले ले एक ही इनिंग में, तो उनके नाम यहां पर आते हैं। और इनफैक्ट आपको और लेटेस्ट अपडेट बता दूं, अभी तो सुबह 7 बज रहे हैं और मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये लगभग 12:30-1 बज रहा है अभी।
अभी ही न्यूज पढ़ रहा था कि जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 रैंक बॉलर बन गए हैं। इन्होंने 904 रैंकिंग अभी इंडियन ही प्लेयर की थी, उसको भी क्रॉस करके रैंकिंग वाइज वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। और इतनी इनकी रैंकिंग अभी 907 है। 907 रैंकिंग का मतलब पॉइंट्स, 907 पॉइंट्स आज तक किसी इंडियन बॉलर के नहीं हुए जो कि जसप्रीत बुमराह के हो गए हैं। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है कि इतने हाईएस्ट पॉइंट्स वाला कोई इंडियन बॉलर, तो ये बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। और साथ ही इनका एमसीजी, एमसीजी का मतलब क्या हुआ? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, इसका मतलब होता है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। यहां पर इनका नाम और नीतीश रेड्डी का नाम आ चुका है। ठीक है, तो बुमराह एंड नीतीश रेड्डी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। तो नीतीश रेड्डी 11वें इंडियन बैट्समैन बन गए हैं और बुमराह जो है वो 6ठे इंडियन बॉलर बन गए हैं। बॉलर की बात करें तो इसमें अनिल कुंबले भी हैं, इसमें कपिल देव साहब का भी नाम लिखा हुआ है। बैट्समैन की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, ये सब लोगों के नाम, सुनील गावस्कर, इन सब लोगों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो बैट्समैन में 11 और बॉलर में 6ठे। आइएगा, अच्छा ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें बहुत प्यारी प्यारी अपडेट्स, प्यारी प्यारी मैगजीन, ई बुक्स, पीडीएफ, ये सब इसमें हम देते रहते हैं। आइएगा, फिर देखिए विटुल कुमार, ये बन गए हैं नए सीआरपीएफ के डीजी। सीआरपीएफ का अर्थ होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसको बेसिकली ब्रिटिश काल में बनाया गया था। इस फोर्स को, इसको मानते थे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स। तो पहले होता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स, मतलब ये ब्रिटिश क्राउन को सीधे रिपोर्ट करती थी। और अगर ब्रिटिश क्राउन को कहीं पर अपनी पुलिस फोर्स भेजनी है, कहीं पर मान लीजिए नेशनलिस्ट लोगों ने जो हमारी आजादी के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने कहीं पर विद्रोह किया, तो वो सीधे सीआरपीएफ की टुकड़ी भेजते थे। तो वहीं से ये कंसेप्ट आया। बाद में 1948 में इसको फिर सीआरपीएफ की तरीके से इसको रखा गया। 28 दिसंबर 1948 में इसको सीआरपीएफ में कन्वर्ट किया गया और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो होता यह है कि जैसे कभी कभी मान लीजिए कहीं इलेक्शन की ड्यूटी होनी है, या मान लीजिए किसी राज्य में दंगा हो रहा है और वहां की पुलिस नहीं कंट्रोल कर पा रही उन दंगों को, तो वो केंद्र सरकार से फोन करते हैं और कहते हैं भाई हमको मदद दीजिए, हमको एक्स्ट्रा पुलिस चाहिए। तो वो एक्स्ट्रा पुलिस कहां से आएगी? वही होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास में पुलिस फोर्स रिजर्व रखती है, वो सीआरपीएफ की 2-3 बटालियन जो है वो उनको भेज देती है। ये होता है सीआरपीएफ। तो अभी कौन आ गए? विटल कुमार इनके नए डीजी बन चुके हैं। आइए, ये 1993 यूपी बैच के आईपीएस हैं ये, और इनको प्रेसिडेंट्स मेडल भी मिल चुका है, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल, 2009 में पुलिस मेडल भी मिल चुका है। ये सब इनको मिल चुका है। हालांकि आपको ये सब नहीं याद करना है, आपको खाली जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है सिर्फ वो याद रखना है आपको। फिर देखिए सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी है, इसका नाम है स्टम्प्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा खास है। देखिए हमने वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता था, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो उसमें जैसे आज के टाइम पे जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो हमारे कौन विकेट कीपिंग कौन करता था? एमएस धोनी। उसी प्रकार से उस समय कौन करते थे? सैयद किरमानी। तो सैयद किरमानी साहब जो हैं ये उस समय किया करते थे, विकेट कीपिंग किया करते थे। तो इन्होंने पूरे अपने एक्सपीरियंस से साझा करे हैं। ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशंस में कोई भी स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स पर्सन है, वो भी अगर फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है, उसने कोई किताब लिखी है तो वो जरूर आती है। तो ये स्टम्प्ड इनकी है, सैयद किरमानी साहब की है ये। ठीक, साथ ही साथ इस किताब में सैयद किरमानी साहब के साथ देवशीष सेन गुप्ता एंड दक्षेश पाठक, ये भी को ऑथर्स हैं इस किताब के। ठीक है, आइए। अच्छा, तो अब हम देखते हैं यार कि हमको लेट्स सी कि अगर इसके सवाल आएंगे तो वो कैसे आएंगे, किस प्रकार आएंगे, और हम कैसे उसको आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आइए चेक करते हैं क्या हमें सारे करंट अफेयर्स क्लास में ही याद हो गए कि नहीं। और मेरा वादा है आपसे, हमेशा क्लास में ही आपको हम करंट अफेयर्स से याद करा देंगे, उसी सेशन में ही। आइए, तो कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन लेकर के आई है? ये आ गई है, चीन लेकर के आया है। फिर लेंथ क्या है ग्लास ब्रिज की जो कन्याकुमारी के ऊपर बनाया गया है? वेल, ये कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर के स्टैचू से लेकर के कहां, विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक बनाया गया है, 77 मीटर्स। फिर कौन नए डीजी बन गए हैं सीआरपीएफ के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के? ये आ गए हैं विटुल कुमार, ये आ गए। फिर बात करते हैं एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो रूल है ये कब लागू होना शुरू हो गया है? एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये 1 अप्रैल 2025 से ये शुरू हो चुका है, मतलब शुरू हो जाएगा, पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, जिसके तहत एयरलाइंस को हर एक फॉरेन पर्सन, चाहे कोई आ रहा है चाहे कोई जा रहा है, उसकी पूरी डिटेल शेयर करनी पड़ेगी कस्टम्स डिपार्टमेंट के साथ में। और इसी के साथ में, हाँ ठीक है, और अगर वो नहीं करते हैं तो पर पर्सन 25 से 50 हजार का जुर्माना उनके ऊपर लगाया जाएगा। आइए, स्पेल मास्टर ऑफ इंडिया किसको टाइटल मिला है? ये बैंगलोर के हैं, इनका नाम है छाया एमवी, स्पेल मास्टर ऑफ इंडिया। 14 साल के हैं मात्र। फिर देखिएगा कौन, बुमराह और नीतीश एमसीजी ऑनर्स बोर्ड में इनको इंक्लूड करा गया है। क्यों इंक्लूड करा गया है? कौन कौन लोग थे जिनको इंक्लूड करा गया? सुनील गावस्कर, कपिल देव, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, अनिल कुंबले। हाँ जी, ये सारे के सारे लोग इंक्लूड करे गए हैं। और बुमराह की रैंकिंग कितनी है इसमें? 6ठे नंबर पे। और नीतीश कुमार को किस नंबर पे इंक्लूड करा गया है? 11वें नंबर पे। एंड एज ऑफ करंट, आज की बात करूं तो 907 पॉइंट बना करके जसप्रीत बुमराह
ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आज तक कोई भी भारतीय गेंदबाज इतनी हाई पॉइंटिंग सिस्टम पे कभी नहीं गया है, तो इन्होंने ये भी रिकॉर्ड कायम किया है। आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। फिर देखिएगा सैयद किरमानी की बायोग्राफी का नाम क्या है, ये आ जाएगी ऑटोबायोग्राफी है इनकी स्टंप, ये आ जाएगी। ठीक है, कौन से साल में CR50 का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था? 2021 में शुरू हुआ था ये। मेनली आपको खाली ये मालूम होना चाहिए ये ट्रेन कहाँ की है। ठीक, एंड थीम क्या है SBI लाइफ स्पेल बी की? इस बार की थीम है बी स्पेल बाउंड, ये आ जाएगा बी स्पेल बाउंड। ठीक है, बुमराह रैंक कौन से नंबर के बॉलर है? MCG ऑनर्स बोर्ड में बुमराह को कौन से नंबर पे रैंक किया गया है? नीतीश रेड्डी का है 11 और बुमराह का है 6। ये MCG मतलब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ये मतलब है इसका। ऑल द बेस्ट, देन वी आर डन। तो हो गया यहां पर पूरी कहानी हमारी डन हो गई है बढ़िया से। ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और खूब बढ़िया बढ़िया पढ़ते रहिए। इस बार प्रण ले लीजिए कि इस बार हम और आप मिलकर के हर हाल में एग्जाम को बेहतरीन तरीके से क्रैक करेंगे। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। और ये लैब के जो ऑफर्स हैं ये भी क्लोज हो जाएंगे 5th, तो ये सारे के सारे ऑफर्स क्लोज हो जाएंगे। ठीक, जो हमारी करंट अफेयर्स की किताबें हैं, जो ये सब चीजें हैं, सब कुछ। और आज सुनना इंपॉर्टेंट है, आज 10 बजे ना हम वायरल जी के शो में, आज सुबह 10 बजे हम वायरल जी के शो में, आप में से जितने भी बच्चों को ना 5 ईयर प्लान्स में प्रॉब्लम होता हो, आज हम वायरल जी के शो में पूरा का पूरा 5 ईयर प्लान समाप्त कर देंगे पूरा। तो 10 बजे लाइव रहिएगा, हम 5 ईयर प्लान पूरा फिनिश कर देंगे और आधे घंटे के अंदर सब आपके दिमाग में चला जाएगा। वो लाइव शो होता है ठीक सुबह 10 बजे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।